So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और हम आज बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब तुम्हें एक बात का ध्यान अपने पास रखना है कि हम लेटेस्ट सिलेबस जो काउंसिल की वेबसाइट पर 2028 में मार्क्ड है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे हो सकता है स्कूल में अभी भी 2027 का सिलेबस फॉलो किया जा रहा हो, उसके लिए आपके स्कूल में बिजनेस स्टडीज नहीं कॉमर्स पढ़ाया जा रहा होगा। एंड फॉर दैट मैटर आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कॉमर्स का, जिसमें मैंने पुराना सिलेबस कवर कर रखा है। मगर दिस ईयर द सिलेबस हैज चेंज्ड एंड मेजॉरिटी स्कूल्स आर फॉलोइंग द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीआईएससी। ठीक है ना बच्चा पाड़ी। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये 3 बुक्स आपको आपके घर पर डिलीवर होंगी। ये कंसेप्चुअल चीट कोड्स किताब है हमारी, जो कि हम बच्चों को देते हैं अपने टाइटन्स के कोर्स के अंदर। क्या है ये टाइटन्स का कोर्स, जिसके अंदर मैं पढ़ाता हूं एंड अलॉन्ग विद माय टीम तीनों सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। वो भी लाइव हर दिन मंडे से फ्राइडे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। और आपके इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम कंडक्ट कराते हैं। मूविंग अहेड, आपको अपना एप्लीकेशन आपको हमारा इनफैक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप आईओएस यूजर हो, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस सब सर्च करेंगे। क्यों डाउनलोड करना है? बिकॉज आफ्टर एवरी क्लास मैं नोट्स अपलोड करता हूं इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर, जहां पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब यार बात जब हो रही है कंपनी की, तो ये कंपनी शब्द होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में एक एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 1956, जिसको रिवाइज किया गया 2013 में, और अब है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के हिसाब से कंपनीज का कैटेगराइजेशन 2 तरह से किया गया है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो कि मेरी है, और दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स में, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। अब मुद्दे की बात यही है, कंपनी क्या है? कंपनी का जो ताल्लुकात हैं, कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके हम डिटेल में अभी पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मोटा मोटी तौर पर बात यह है कि कंपनी किसी के रहने या किसी के नहीं रहने से चलती रहेगी। मान लो जिसने कंपनी स्टार्ट की और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी कंपनी चलेगी ही चलेगी। इसको परपीचुअल सक्सेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग होते हैं। तो जैसे किंगफिशर का एग्जांपल लूं मैं, तो आज की डेट में विजय माल्या ने स्टार्ट की थी किंगफिशर कंपनी। विजय माल्या इज नो मोर वर्किंग विद द किंगफिशर, बट किंगफिशर इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो ये क्या है कि ये सेपरेट एंटिटी होती है, कि बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाला बंदा अलग है। जैसे आज की डेट में ऑब्सेशन अलग है और उसको चलाने वाला शुभम जगदीश की आइडेंटिटी अलग है। हो सकता है कि कल मैं दुनिया में ना रहूं, लेकिन ये कंपनी जरूर रहेगी, बिकॉज ये परपीचुअल सक्सेशन होती है। आओ धीरे धीरे ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लोग समझेंगे और ये भी टॉपिक आपके आंखों के रास्ते दिल में उतार देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is incorporated association of persons having a separate legal existence with a perpetual succession and a common seal। अब ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। परपीचुअल सक्सेशन मतलब किसी के रहने या किसी के ना रहने से कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कॉमन सील का मतलब क्या है? कंपनी की खुद की एक स्टैंप और सील होती है, जिससे वो किसी के कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब धीरे धीरे इस फीचर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो तुम्हें बहुत सारा मजा आने वाला है। ठीक है ना? नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, ये वर्ल्ड क्लास नोट्स बनाए आपके लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम। शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है कंपनी अपने नाम के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? अगला है परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। इट्स लाइफ कैन नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर की लाइफ से कंपनी की लाइफ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लॉ ने इसे पैदा किया है,
2013 एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, और लॉ ही इसे बंद भी कर सकता है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है बच्चे पहाड़ी? चलें आगे बढ़े। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जितना भी पैसा मेरा कंपनी के अंदर लगा हुआ है, मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी उतनी ही होगी, अनलाइक पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके लोन हो जाते हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर लोन चुकाया जाएगा। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जितना भी पैसा आपने धंधे के अंदर लगाया है उतनी ही लायबिलिटी आपकी बनती है। एज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, its members cannot be held liable for the debts of the company. The liability of every member is limited to the nominal value of the shares bought by him or to the amount of guarantee given by him. जितना पैसा मैंने शेयर्स के फॉर्मेट में लगाया है या जितने की गारंटी दी है उतनी ही लायबिलिटी मेरी हो सकती है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहां पे शिवम सर की फोटो भी हमने लगाई हुई है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अभी मतलब कुछ शेयर्स हमने इनके नाम पर ट्रांसफर किए कंपनी के। So the capital of a company is divided into parts. Each part is called a share. These shares are generally transferable. A shareholder is free to withdraw his membership from the company by transferring his shares. शेयर्स की बात तुम्हें समझ में आ रही है? मतलब मैं अपनी कंपनी को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, मतलब मैं अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं। और जैसे होता है, आपने सुना होगा ना, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देना। कैसे कोई पैसा इन्वेस्ट करता है? जैसे मैं आज की डेट में मेरे ऑब्सेशन में 100% स्टेक है मेरा और मेरी वाइफ का, और मैं मान लो कोई इन्वेस्टर लेकर आ रहा हूं अपनी कंपनी के अंदर, उसको 20% स्टेक चाहिए, तो मैं उसको 20% हिस्सा बेच दूंगा फॉर सम कंसिडरेशन ऑफ कैश। बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सब बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? बीइंग एन आर्टिफिशियल एंटिटी, अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ, देयरफॉर इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग्स. All the acts of company are authorized by its common seal. The name of the company is engraved on its common seal. Seal मतलब एक मोहर होती है। अभी क्या होता है, कंपनी ने एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को रखा होगा जो कि डायरेक्टर होंगे, एंड कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर साइन करते हैं बाय यूजिंग द कॉमन सील ऑफ दैट कंपनी। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? मेंबर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. They elect their representatives called directors who manage the company's affairs on the behalf of members. अब सारे के सारे शेयर होल्डर बिजनेस को नहीं चला सकते, इसलिए बिजनेस को चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स को चुना जाता है। और ये कौन चुनता है? ये शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं, और वो डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स बिजनेस को रन और मैनेज करने का काम करते हैं। समझ पे आ रही है बेटा जी? अगला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। इसका मतलब अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्संस formed to carry out a particular purpose in common. Members of company can join and leave at their own free will. मतलब किसी के दबाव में बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है। वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से हमने धंधे को स्टैब्लिश किया है, ये कहने का मतलब है। वॉलेंट्री एसोसिएशन समझ में आ रहा है? जब चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप छोड़कर जा भी सकते हैं। अगला है आर्टिफिशियल बट लीगल पर्सन। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, it exists only in contemplation of law. It is competent to enter into contracts and own property in its own name. अभी देखो, आर्टिफिशियल कंपनी कहीं दिखती थोड़ा ना है, कहीं कोई टच और कोई फील थोड़ा ना कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, उसके नाम पर आप असेट्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को सूट कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये एक लीगल एंटिटी रखती है। अगला है बेटा जी कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका मतलब द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू. दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. ऐसा होता है पब्लिक कंपनी के केस में। अब देखो, जैसे कि रिलायंस एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, इसके बहुत सारे छोटे 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 शेयर्स हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब जो मर्जी चाहे, जो भी इंसान चाहे उन शेयर्स को खरीद सकता है और जब भी चाहे उसे बेच सकता है। और इस शेयर से खरीद बेचने के में पैसा किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं रिलायंस कंपनी हूं, मान लो कभी बन गया, तो मैं रिलायंस कंपनी हूं और मैंने शेयर्स मार्केट में इशू किए, लोगों ने शेयर्स खरीदे, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे। अगला क्या है बेटा जी? स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज.
A company is required to comply with several legal formalities and to file several documents with the registrar of companies. Statutory regulations मतलब legal regulations. मेरी वाइफ इसी सेक्टर में काम करती है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का मतलब जितना भी पेपर वर्क होता है उसे कौन कंप्लीट करेगा? कंपनी को कंप्लीट करना ही पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। अब मैं एक छोटा सा तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये तुम्हें करना है। तुम्हें कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में कोई 4 डिफरेंस लिखना है। ये नोट्स तुम डाउनलोड करके उसी पर लिख लेना, ठीक है ना? कोई 4 डिफरेंस जरूर लिखना। जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। यहां पर परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता है, यहां पर होता है। यहां पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहां पर सेपरेट एंटिटी होती है। ऐसे करके कोई भी 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लीजिएगा और जरूर से डिफरेंस लिखिएगा। दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू योर इंटरनल एग्जामिनेशन। चलें, शैल वी गो अहेड। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर। किस मंशा से, किस मुद्दे की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है? सबसे पहला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। Infrastructure consists of power generation, coal, oil, cement, etc. These industries require huge investment and involve heavy risk. One of the objectives of joint stock company is to develop infrastructure for rapid industrialization. अब किसी भी देश को हम तरक्की के रास्ते पर कैसे लेकर आएंगे? जब उस देश में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्टिविटीज फुलफिल की जा रही हूं। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? जब उस देश में बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप हों। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे डेवलप हो पाएंगी? जब उन्हें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, चाहिए होगा। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा और यह ऑब्जेक्टिव है पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी का। दूसरा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। Joint stock company organization is required to undertake mass production and mass distribution of goods and services. Large scale operations provide economies of scale in buying, selling, management, marketing, etc. As a result, joint stock company can supply goods and services at lower prices. आज की डेट में देखो, तुम रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, अडानीज हो गए, ये आपको बड़े लेवल पर काम करते हुए दिख रहे हैं। लार्ज स्केल का प्रोडक्शन चल रहा है भाई। लार्ज स्केल के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? आपका जो प्राइस मिलता है सामान का वो सस्ता ऑफर होने लगता है। तो मतलब क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस मिलने लग जाएंगे। अगला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी इकोनॉमिकली। इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू यूज अनयूटिलाइज्ड रिजर्व्स ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास लेटेस्ट और अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। अब उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के, उसको इस्तेमाल करेंगे, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि वेस्टेज कम हो और देश हमारा तेजी से तरक्की करने लग जाए। इस पॉइंट को बोला जाएगा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन मोबिलाइज स्कैटर्ड एंड स्मॉल सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। The financial resources are invested in the industry. In this way, corporate organization seeks to increase the rate of capital formation in a country. अब होता क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो वो कंपनी है, हालांकि इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं। मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं तो आम जनता कंपनी में पैसा लगाएगी। जब आम जनता कंपनी में पैसा क्यों लगाएगी? जब उसे यह लगेगा कि जितनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी तेजी से उनका पैसा भी अप्रिशिएट करेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो पैसा जो आम जनता के पास पड़ा था उस पैसे को कंपनी में लगाया, कंपनी ग्रो करी और लोगों का पैसा भी ग्रो किया। अगला है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप अभी तक विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे उन्हें इंपोर्ट करने के बजाय अपने देश में ही बना लेना सेल्फ रिलायंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रिलायंट, अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया मस्ट डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री हेल्प्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट बिल। इन एडिशन टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आपको निरंतर लगातार इंपोर्ट्स को कम करना है और लगातार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है जिससे हमारा देश सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। अगला है ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर।
लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। अब कंपनी ग्रो करेंगी तो ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सीक्स टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी। Agro-based industries such as sugar, tea, cotton, jute, etc. helps to boost agriculture and revive rural economy. ऐसी कंपनीज जो एग्रो बेस्ड हैं वो हेल्प करेंगी हमारे रूरल डेवलपमेंट के अंदर। किसानों की हेल्प होगी, किसानों की हेल्प होगी तो देश की रूरल इकोनॉमी भी मजबूत होने लग जाएगी। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा जी? ये नोट्स आपके लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यहाँ, कोई पैसा नहीं देना है। टाइटन्स कोर्स आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको एक लगातार रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई कराते हैं, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जो हमने बनाया है वो आप हम घर पर डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। और हम और हमारी टीम लगातार आपको पढ़ाती है, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में टेस्ट लेते हैं तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर तरीके से होता है, लेकिन आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आपने नोट्स निकाल लिए, डाउनलोड कर लिया, एंड यू रेड दीज नोट्स, दीज आर एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ आईएससी, एंड आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे। इंप्लॉयमेंट जनरेशन। इंप्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। जितना ज्यादा कंपनीज डेवलप होंगी उतना ज्यादा नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय डेवलपिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है बात सभी लोगों को? चलें, शैल वी गो अहेड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगी? जब आम जनता को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले एट अफोर्डेबल प्राइस मिलेंगे तो धीरे धीरे हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने लग जाएगा। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल थ्रू सप्लाई ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर prices. It can undertake research and development to improve quality and reduce prices. As a result, the luxuries of yesterday, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार, have become necessities of today. पहले यार जब मैं क्लास 12th में हुआ करता था ना, मतलब एसी घर में, एयर कंडीशनर होना घर के अंदर एक बहुत बड़ा लग्जूरियस प्रोडक्ट। मेरे घर में तो था भी नहीं। मुझे याद है जब मैं 12th पास कर गया 2009 में, 2010-11 में शायद मेरे घर में एसी लगा था, वो भी एक विंडो एसी ओ जनरल का, ठीक है ना, और उसी कमरे में सब लोग सोते थे। तो तब एयर कंडीशन वाज अ लग्जरी। अब लगातार इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होती गई, लोगों की इनकम बढ़ती चली गई, आज शायद एयर कंडीशन लोगों के लिए नेसेसिटी बन चुका है। बात तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ऐसे होता है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आ रही ना बेटा जी बात? अगला आते हैं और मेरिट्स ऑफ कंपनी के ऊपर आते हैं, देन डीमेरिट्स ऑफ कंपनी के ऊपर आएंगे, एंड देन योर टॉपिक विल बी डन। सबसे पहला क्या है? लार्ज कैपिटल रिसोर्स। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है व्हेन यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। A public company can have unlimited number of members and sell shares to them. Credit standing of company is also high. Different types of securities can be issued to mobilize funds from different kinds of investors. Therefore, a company can accumulate huge amount of capital for large scale enterprise. बात समझ में आ रहा है? लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज का मतलब आप एन नंबर ऑफ लोगों को शेयर्स और या कोई अदर सिक्योरिटीज इश्यू कर सकते हो, जिससे बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा डालेंगे और आपकी कंपनी में बहुत पैसा आ जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी अगला है। लिमिटेड लायबिलिटी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. His personal property cannot be attached even if the company is unable to meet its creditor's claim. The risk is known and restricted. मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी अटैच नहीं किया जाएगा अगर कंपनी में किसी भी अमाउंट की लाइबिलिटी स्टैंडिंग है तो भी। अगला कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग परपेचुअल सक्सेशन भी बोलते हैं। अगेन ये भी इसका मेरिट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. As a company has separate legal entity, death or insolvency of its members do not threaten its existence. मतलब जैसे पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर की डेथ हो गई या पार्टनर की डेथ हो गई तो धंधा बंद। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये रिपीटेटिव हो रही है बात। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंपनी के पास लार्ज स्केल पर फंड्स हैं तो कंपनी बेहतर इंप्लॉयज को हायर कर सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं। अब जब बेहतर इंप्लॉयज हायर करोगे तो आपने आप प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। अ कंपनी कैन एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड experts in different areas of business management. It helps in improving the efficiency of business transaction. जितने बेहतर लोग काम करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट आपकी कंपनी बनने वाली है। अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर
स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जिससे वो शेयर्स कभी भी सेल और परचेज कर सकता है, इजीली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है शेयर्स की। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज that a member can easily so that the member can easily sell his shares. He is not bound to keep them for life. मतलब जिंदगी भर रखने की कोई जरूरत नहीं, बट आसान प्रोसेस है बाय और सेल करने का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बड़े लेवल पर काम करना, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ट्रिमेंडस स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, large capital and professional management facilitate large scale operations. Therefore, a company can fully secure the advantages of large scale in production, marketing, finance and other areas of business. सबको समझ में आ रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? बड़े लेवल पर काम करेंगे तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बड़े लेवल पर एक्सपेंशन कर सकते हैं और आप बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जितने भी डायरेक्टर्स चूज किए जाएंगे वो एनुअल जनरल मीटिंग में चूज किए जाएंगे बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं है कि जिसने कंपनी स्टार्ट की वही चलाता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डर तय करेंगे। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स। द कंपनीज दैट हैज लेड डाउन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। This prevents oppression and mismanagement in a company and ensures that it is managed on democratic principles. ठीक है ना? जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वैसे कंपनी के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है। अगला क्या है? गुडविल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा अच्छी पब्लिक इमेज रखता है। कंपनी enjoys a good reputation and prestige in the business world. A company's activities are subject to the scrutiny by auditors and the government. Its accounts are published and they are public documents, therefore a company enjoys public confidence. कहने का मतलब क्या है? क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स मार्केट में पब्लिश किए जाते हैं और आम जनता उन्हें देखती है। जब आम जनता उन्हें देखती है तो उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आएगा तो उसकी गुडविल इंप्रूव होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा जी सोशल एडवांटेज के ऊपर। अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस. It helps in the wider distribution of ownership of shares. Company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institutions and professional managers. अब देखो भैया क्या है कि एक कंपनी के अंदर ना बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों के पास इनकम आएगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने वाली है। साथ में कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं उनका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है और कंपनीज का डेवलपमेंट होने से एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं, मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। ये तो थे इसके एडवांटेजेस और अब हम लोग लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं या जिन्हें डीमेरिट्स बोलते हैं। सबसे पहला डीमेरिट्स है लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी को स्टार्ट करना और बंद करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. Too many legal formalities have to be observed and several legal documents have to be prepared and filed. Delay in formation may deprive the business the momentum of an early start. इतना पेपर वर्क होता है, इतना पेपर वर्क होता है कि कंपनी, एक आदमी सोचता है कि पेपर वर्क करेगी धंधा करे भाई, ठीक है ना, करना ही पड़ता है। Lack of motivation. The directors and other officers of a company have little personal involvement in the efficient management of company. Divorce between ownership and control and absence of direct link between the efforts and reward leads to lack of personal interest and incentive. क्योंकि डायरेक्टर्स की पावर थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है तो डायरेक्टर्स का एकदम 100% मोटिवेशन नहीं होता है, बिकॉज सब कुछ जो तय होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। अगला है डिले इन डिसीजंस. रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन. देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेड एम्प्लॉइज लाइक टू प्ले सेफ एंड टेंड टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया इतना ज्यादा करप्शन भी फेस करने पड़ते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है तो कई बार ये देखा गया है कि बॉस जो डिसीजन जल्दी होना चाहिए था वो डिसीजन डिले होने लगा और एम्प्लॉय ये सोचता है कि यार मैं सेफ प्ले करता हूं, मुझे रिस्क लेने की क्या जरूरत है, मुझे तो सैलरी आ ही रही है। अगला क्या है? इकोनॉमिक ओलिगार्की. इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स. कहने के लिए तो ये है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है लेकिन सारा का सारा डिसीजन सिर्फ कुछ हाथों के अंदर ही होता है। इसको इकोनॉमिक ओलिगार्की बोलते हैं।
अगला है करप्ट मैनेजमेंट। कई बार यह देखा गया है इन अ कंपनी देयर इज ऑफ्टन डेंजर ऑफ फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी बाय डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट। बोगस कंपनीज में बी फॉर्म टू डिप्राइव द इन्वेस्टर्स of their hard-earned money. Clever and dishonest promoters and directors may exploit the small and ignorant investors for their personal gains. ऐसा कई बार देखा गया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि फ्रॉड कंपनीज लिस्टेड हो जाती थी जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर अक्सर फरार हो जाते थे। तो ये भी प्रॉब्लम है। अगला है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एट एवरी स्टेज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी देयर आर लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। Several legal provisions have to be followed and reports have to be filed. Such legal interference in day-to-day operations results in lack of secrecy. आपकी सारी बातें मार्केट में पता ही चल जाएंगी। आप कोई भी काम को सीक्रेट नहीं कर सकते हैं when it comes to public limited company. समझ में आ रहा? इतने सारे पॉइंट्स हैं। तुमको कितने प्रिपेयर करने चाहिए? तुम्हें कुछ 4 से 5 पॉइंट तो प्रिपेयर करने चाहिए बाबू। अगला अनहेल्दी स्पेकुलेशन। अब मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि क्या तुमने एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, अगर नहीं देखी तो देखना चाहिए। हर्षद मेहता के केस के ऊपर थी और वो पॉइंट इस अनहेल्दी स्पेकुलेशन को दर्शाता है, जिसमें हर्षद मेहता ने उस कंपनी के अंदर जब स्कैम 1992 हुआ तो उसने एसीसी जो शेयर्स है सीमेंट की कंपनी के, उसको 300 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक लेकर गया, जो कि गलत तरीके से शेयर मार्केट में उसका प्राइस चढ़ा, जिससे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो वही पॉइंट है ये। डायरेक्टर्स में मैनिपुलेट एनुअल अकाउंट्स टू मेक इट इलीगल गेन्स through speculation in the company's shares. A few individuals may corner the shares to gain control over the company. Violent fluctuation in the share price caused by unhealthy speculation reduces investors' confidence and lead to financial crisis. ऐसा 2008 में भी देखा गया था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई, और हमारे देश में सत्यम जो घोटाला हुआ था उसमें भी ऐसा ही देखा गया। अगर तुम्हें इस तरह के भी केसेस जानने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैं ना मेंशन करना, तो मैं आपको इस तरह के कुछ केस स्टडीज के ऊपर भी वीडियोस बनाकर दूंगा कि सत्यम स्कैम क्या था, 1992 का स्कैम क्या था, ठीक है ना, और फिर 2008 में क्या हुआ, और ग्रेट डिप्रेशन क्या था। अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा हेल्प करके आपको वीडियोस बनाऊंगा। अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डायरेक्टर आपस में लड़ाई कर सकते हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूसेस एम्प्लॉय मोरल एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कई बार देखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में ही लड़ते रहते हैं, बहुत तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो लोगों का काम करने का मन नहीं करता है और वहीं से डाउनफॉल ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा जी, सोशल इविल। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गिव राइज टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। Big companies may use their economic power to influence politicians and government officials, leading to corruption in public life। जैसा आज की डेट में आपको सुनने को मिलता है कि कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो पॉलिटिशियंस को भी इन्फ्लुएंस करने लग रही है। कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सी कंपनीज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।